जय हिंद दोस्तों, हम पढ़ रहे थे यूपी टेट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर जो भौतिक विज्ञान से रिलेटेड आए हुए हैं। 2022 से मैं 2018 तक के क्वेश्चन आपको सॉल्व करवा चुका हूं। ये 2017 और 16 के क्वेश्चन पेपर है जो मिक्सअप होकर 15 क्वेश्चन आए हुए हैं भौतिक विज्ञान के। तो कहीं ना कहीं पहला क्वेश्चन है, दो चुंबकीय बल रेखाएं कभी नहीं काटती, ध्रुवों के निकट काटती है, एक दूसरे को उदासीन बिंदु पे काटती है और चुंबकीय स्थिति के अनुसार एक दूसरे को काटती है। तो हमें ये पहले ये देखना है चुंबकीय बल रेखाएं होती क्या है। जैसे आपका आप मैग्नेट जानते होंगे, ये नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है। नॉर्थ पोल से लाइनें निकलती हैं, साउथ पोल में जाके इंटर कर जाती है। नॉर्थ पोल से निकलती हैं, साउथ पोल में जाके इंटर करती हैं। ठीक है, अब देखिए चुंबकीय बल रेखाएं जब आपस में दूर दूर होती हैं मतलब चुंबकत्व तो कम है, पास पास होती है मतलब चुंबकत्व तो जाता है। और ये चुंबकीय बल रेखाएं ये दिखाती हैं कि अगर इस बिंदु पे लोहा रखा जाएगा तो वो इसके स्पर्श रेखा इस दिशा में जाएगा। यहां अगर लोहा रखेंगे तो ये स्पर्श रेखा इस दिशा में जाएगा। और अगर चुंबकीय बल रेखा मान लीजिए ये है, अगर यहाँ पे आपने लोहा रखा तो इधर जाएगा। अब मान लीजिए दो चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को काट रही हैं, अब यहाँ पे लोहा रखेंगे तो इधर भी जाएगा इधर भी जाएगा, लेकिन एक पदार्थ एक ही तरफ मूव कर सकता है। तो मतलब चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को काटती नहीं है। तो याद करिएगा, दो चुंबकीय बल रेखाएं आपस में एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं। ठीक है, एक दूसरे को कभी नहीं काट सकती। क्यों नहीं काट सकती, इसका आंसर क्या होगा? क्यों नहीं काट सकती हैं? इसलिए नहीं काट सकती हैं क्योंकि अगर काटेंगी तो वहां पे दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, और दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं मतलब वहां पे दो चुंबकत्व की दो दिशाएं हो जाएंगी। प्रकाश के किस रंग के लिए किसी लेंस की फोकस दूरी अधिकतम होती है? फोकस दूरी क्या होती है? जैसे ये मान लीजिए आपका उत्तल लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, यहां से इसके रेखा के समांतर जाती हुई रेखा जहां पे जाती है इसी को कहते हैं फोकस। अब क्या होता है कि स्पेक्ट्रम में आपने पढ़ा होगा कि ये 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। 7 रंगों में कौन सा विभक्त होता है? विबग्योर में। ठीक है, वायलेट मतलब बैगनी, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड यानी कि लाल। ये आपकी फोकस दूरी। तो अधिकतम किसके लिए? लाल वाले के लिए। तो अधिकतम फोकस दूरी किसके लिए होगी? लाल वाले के लिए होगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? यदि किसी तल के 10 वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्रफल पर 100 न्यूटन का बल लंबवत बल लगा है तो तल पर दाब होगा। अब दाब का आपने फार्मूला पढ़ा था, P इज इक्वल टू F अपॉन A। F जहां लगने वाला लंबवत बल है, A क्षेत्रफल है। पहले ये ध्यान दे लीजिए, यहां पे देखिए सारे आंसर न्यूटन मीटर स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर में दिए। ठीक है, तो बल तो न्यूटन में है, बल की एसआई यूनिट न्यूटन, सीजीएस यूनिट डाइन। ठीक है, लेकिन मीटर स्क्वायर में क्षेत्रफल नहीं है, तो पहले क्षेत्रफल को मीटर स्क्वायर बदलिए। A इज इक्वल टू दिया है 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब 1 मीटर में कितने होते हैं? 100 सेंटीमीटर होते हैं। इसका मतलब क्या है? 1 सेंटीमीटर में 10 टू द पावर -2 मीटर होंगे। ठीक है, 10 टू द पावर -2 मीटर होंगे। अब 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का मतलब सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का मतलब 1 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर, तो आएगा 10 टू द पावर -2 मीटर इंटू 10 टू द पावर -2 मीटर, मतलब 10 टू द पावर -4 मीटर स्क्वायर। ये 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में 10 टू द पावर -4 मीटर स्क्वायर। इसका मतलब ये कितना हो जाएगा? 10 इंटू 10 टू द पावर -4 मीटर स्क्वायर। इसका मतलब 10 टू द पावर -3 मीटर स्क्वायर। अब 10 टू द पावर -3 मीटर स्क्वायर A की वैल्यू हो गई। F की वैल्यू आपकी मालूम है 100 न्यूटन, तो P इज इक्वल निकाल लीजिए F अपॉन A। F का मतलब 100, ये 10 टू द पावर -3, तो 10 टू द पावर -3 ऊपर चला जाएगा तो 10 टू द पावर 5, क्योंकि ये 10 टू द पावर 2 है, न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो 10 टू द पावर 5 न्यूटन मीटर स्क्वायर, तो 10 टू द पावर 5 न्यूटन मीटर स्क्वायर। देखिए न्यूटन मीटर दिखा था, ये तो गलत हो जाएगा, लेकिन यहाँ 10 टू द पावर 5 न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये आंसर सही है। देखिए यहाँ 10 टू द पावर 5 लेकिन ये न्यूटन मीटर लिखा है, यहाँ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर 10 टू द पावर 5, ये आपका आंसर सही होगा। ठीक है, इसके बाद यदि किसी पिंड की गतिज ऊर्जा में 0.1% की वृद्धि होती है तो उसके संवेग में प्रतिशत वृद्धि होगी। देखिए ऐसे फार्मूलों को जानने के लिए सिर्फ आपको जिसके बीच का प्रतिशत वृद्धि पूछा, जो इस क्वेश्चन में लिखा है, आपको उनके बीच का संबंध ज्ञात करना होगा। किसका? गतिज ऊर्जा, इसके बाद संवेग, गतिज ऊर्जा और संवेग में संबंध ज्ञात करना होगा। तो गतिज ऊर्जा का फार्मूला क्या होता है? K इज इक्वल टू ½ mv स्क्वायर। ठीक है,
और संवेग का फार्मूला क्या होता है, P इज इक्वल टू mv, मास इंटू वेलोसिटी, ठीक है, मास इंटू वेलोसिटी। तो वेलोसिटी की फार्मूला यहां से क्या हो जाएगा, वेलोसिटी इज इक्वल टू हो जाएगा P अपॉन m, ठीक है। यहां पे P वेलोसिटी की वैल्यू रख दीजिए 1/2 m P स्क्वायर अपॉन m स्क्वायर, ठीक, m से m कट गया, P स्क्वायर अपॉन 2m, तो ये हो जाएगा 2m k इज इक्वल टू P स्क्वायर। अगर ये फार्मूला आपको डायरेक्ट याद है तो बहुत अच्छी बात है, P स्क्वायर इज इक्वल टू 2m, या कुछ बच्चे इसे इस तरह याद किए रहते हैं, P इज इक्वल टू √2m के। अगर ये फार्मूला याद है तो बहुत बढ़िया बात है, ठीक है। नहीं याद है तो आप इस तरीके से इसको निकाल सकते हैं। अब क्या पूछा, गतिज ऊर्जा में वृद्धि 0.1% है, तो अब इसको हमने क्या लिखा था, इसको हमने इस तरह से लिखा था, ठीक है, P स्क्वायर। अभी देखिए, अब इसमें कांस्टेंट क्या क्या है, m और 2 कांस्टेंट है, इसकी जरूरत नहीं है, बस हमें इसकी जरूरत है। इसको परसेंटेज वृद्धि में लिखिए, इसको परसेंटेज वृद्धि में, कांस्टेंट में कोई चेंज नहीं होता, वृद्धि परसेंटेज वृद्धि कांस्टेंट में कोई चेंज नहीं। तो अगर इसे हम लिखेंगे तो इस तरह लिखेंगे, डेल्टा m अपॉन m इंटू 100 प्लस डेल्टा k अपॉन k इंटू 100, ठीक है, इज इक्वल टू P स्क्वायर था, तो ये इधर आ जाएगा जिस तरह लॉग में आता है, डेल्टा P अपॉन P इंटू 100, ठीक है। मास में चेंज बोला नहीं है, जब मास में चेंज नहीं बोला है तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0, ठीक है। गतिज ऊर्जा में 0.1% की वृद्धि है, मतलब ये जो आंसर, इसके पूरी की वैल्यू कितनी है, 0.1%, ठीक है। अब इसकी वैल्यू पूछ रहा है संवेग में परिवर्तन, तो इसको बटे 2 कर दीजिए, ये डेल्टा P अपॉन P इंटू 100 आ गया, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 0.05%। तो इसका आंसर क्या होगा, 0.05%, ठीक है। देखिए क्या है बेसिकली, मैं आपको पूरा डिटेल में एक बार फिर से बता देता हूं, इस क्वेश्चन को फिर से बता देता हूं। जैसे आपने पढ़ा P स्क्वायर इज इक्वल टू 2km, ठीक है, 2 कांस्टेंट है, इसको इस तरह लिखेंगे 2 डेल्टा P अपॉन P इंटू 100, ठीक है, 2 कांस्टेंट है, m का परिवर्तन नहीं दिया तो m को भी छोड़ दीजिए, यहां लिख दीजिए डेल्टा k अपॉन k इंटू 100, इसकी वैल्यू दी गई है 0.1%, ये 2 को नीचे लेते आइए, ये आ जाएगा 0.05%, किसकी वैल्यू हो जाएगी, डेल्टा P अपॉन P इंटू 100 की, ठीक है। इसका अगला क्वेश्चन जो है, सामान्य ताप एवं दबाव में ध्वनि की वायु में चाल 332 मीटर पर सेकंड है, अगर दाब 4 गुना हो तो चाल होगी, दाब 4 गुना हो जाए तो चाल होगी, ध्वनि की चाल होगी, कितनी होगी। तो देखिए पहली बात, ध्वनि की चाल किस पे डिपेंड करती है, ध्वनि की चाल डिपेंड करती है, निर्भर किस पे करती है वो देख लीजिए, निर्भर किस पे करती है, पहला माध्यम पे, ठीक है, माध्यम पे जिसमें चल रही है, और माध्यम पे भी किस पे डिपेंड करती है, माध्यम के घनत्व पर, माध्यम के घनत्व पर, माध्यम की प्रत्यास्थता पर, माध्यम के प्रत्यास्थता पे डिपेंड करती है, और किस पे डिपेंड करती है, ताप पर निर्भर करती है, ताप पर निर्भर करती है। ताप का फार्मूला एक्सचेंज का क्या होता है, वेलोसिटी, ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी एयर में या वैक्यूम में 273 प्लस टी अपॉन टी, ये डिग्री सेल्सियस का। अगर केल्विन का लिखना चाहेंगे, इसका डिग्री सेल्सियस का फार्मूला क्या भी मैंने बताया, डिग्री सेल्सियस का फार्मूला क्या है, V इज इक्वल टू V नॉट अंडर रूट 273 प्लस टी अपॉन 273, ये डिग्री सेल्सियस का है। अगर इसी को केल्विन में बदलना है, केल्विन में बदलना है तो आप डायरेक्ट इस तरह से लिख सकते हैं अंडर रूट टी, ये केल्विन का फार्मूला, ठीक है। तो क्या है कि इसमें क्या बढ़ाया जा रहा है, दाब, दाब पर ध्वनि की चाल निर्भर नहीं करती, दाब पर ध्वनि की चाल निर्भर नहीं करती, तो इसका आंसर सीधे से क्या हो जाएगा, 332 मीटर। लेकिन यही लिखा होता ताप, ताप 4 गुना करेंगे तो ताप 4 गुना करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा। तो दाब पे निर्भर नहीं करती है, दाब का 332 और ताप बोलेगा तो 2 गुना, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, 5 संधारित्र जिनमें प्रत्येक की धारिता 10 माइक्रोफैराड है, एक 100 वोल्ट के डीसी स्रोत के चित्रानुसार कनेक्ट है, बिंदु तथा ए के बीच तुल्य धारिता है। देखिए आपको प्रतिरोध जोड़ने का मैंने बताया था, ये संधारित्र है, ये संधारित्र, प्रतिरोध नहीं है, संधारित्र है। लेकिन पहले मैं प्रतिरोध का आपको बताता हूं, प्रतिरोध का श्रेणी क्रम, श्रेणी क्रम जो होता है वो क्या होता है, मान लीजिए इस तरह ये, तो इसका R1 है, इसका R2 है, तो नेट इक्विवेलेंट रजिस्ट्रेशन जाता है R1 प्लस R2,
और जो प्रतिरोध में श्रेणी क्रम होता है वही संधारित्र में समांतर क्रम होता है। समांतर क्रम का मतलब क्या है कि जैसे मान लीजिए इस तरह की संधारित्र जुड़ा हुआ है, ठीक है, ये संधारित्र, प्रतिरोध का सिंबल होता है ये, संधारित्र का सिंबल होता है ये कैपेसिटर। कैपेसिटर जो आपके पंखे में लगा होता है व्हाइट कलर का, वही कैपेसिटर, ठीक है। तो प्रतिरोध क्रम में C1 C2 समांतर क्रम में, तो इसका नेट इक्विवेलेंट आ जाएगा C1 प्लस C2। उसी तरीके से अगर समांतर क्रम की बात करें, समांतर क्रम की बात करें, ठीक है, तो समांतर क्रम में प्रतिरोध कैसे जुड़ता है, इस तरीके से। इसका नेट इक्विवेलेंट 1/R इज इक्वल टू होता है 1/R1 प्लस 1/R2। इसी तरह संधारित्र की बात करें तो संधारित्र का श्रेणी क्रम, संधारित्र का श्रेणी क्रम, संधारित्र का श्रेणी क्रम जो आएगा C1 C2, ये किस तरह से जुड़ेगा 1/C इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2, ठीक है, ये आपका होता है। अब इसमें देखिए अब क्या कैपेसिटर है, तो इसको श्रेणी जिस तरह प्रतिरोध जोड़ते थे बस प्रतिरोध का उल्टा जोड़ना है, प्रतिरोध का आपको उल्टा जोड़ना है। अब देखिए 10 माइक्रोफैरेड है, 10 माइक्रो, ये व्हीटस्टोन ब्रिज आपने पढ़ा होगा 9th 10th में या 11th 12th में आपने पढ़ा होगा व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हीटस्टोन ब्रिज क्या होता है, व्हीटस्टोन ब्रिज क्या होता है वो भी मैं आपको बता दे रहा हूं। किसी एक स्क्वायर के मान लीजिए इस तरीके से रेजिस्टेंस है, ठीक है, इस तरीके से रेजिस्टेंस है, किसी एक चतुर्भुज में चारों तरफ रेजिस्टेंस जुड़ा है और इनके एक विकर्ण से एक दूसरा रेजिस्टेंस है, ठीक है, और दूसरे विकर्ण से एक बैटरी कनेक्टेड है, एक डीसी वोल्ट कनेक्टर है, ठीक है। ये मान लीजिए R1 है, ये R2 है, ये R3 है, ये R4 है। तो यदि R1/R3 इज इक्वल टू R2/R4, ठीक है, ये R1, R2, R3, R4, यदि R1/R3 है, R2/R4 है, तो ये बीच वाला जो R5 है इसमें करंट नहीं होगा, ये इसको यहां से डिस्कनेक्ट कर दीजिए, इसमें कोई भी करंट फ्लो नहीं होगा। उसी तरह कैपेसिटर का है, उसी तरह कैपेसिटर का है, ठीक है। अगर यहां पे आपके जुड़ा है, यहां पे आपका जुड़ा है C1, यहां आपका जुड़ा है C2, यहां आपका जुड़ा है C3, यहां आपका जुड़ा है C4, यहां आपका जुड़ा है C5। यदि C1/C3 और C2/C4 है तो C5 में कोई भी करंट फ्लो नहीं होगा, यहां से आप इसे हटा सकते हैं, ठीक है। तो उसी पे एक क्वेश्चन बेस्ड है, उसी पे एक क्वेश्चन बेस्ड है। इसमें C1 C2 C3 C4 की वैल्यू सेम है, तो 10/10 इज इक्वल टू 10/10 हो जाएगा। 10/10 करेंगे तो 1 आएगा, 10/10 करेंगे तो 1 आएगा, ठीक है। मतलब इसमें कोई भी करंट नहीं है, इसको हटा दीजिए। देखिए फिगर क्या बना है, फिगर आपका क्या बना है, ठीक है, बीच में ऐसे, ठीक है। ये भी सब 10-10 है, 10-10-10-10। अब ये मान लीजिए ये नहीं है, ठीक है, क्योंकि 10/10 इज इक्वल टू 10/10, ये कर देंगे। इसके बाद देखिए अब ये श्रेणी क्रम में हो गया, श्रेणी क्रम में हो गया तो कैसे जोड़ना है 1/10 प्लस 1/10, क्योंकि संधारित्र है 2/10, 2/10 का मतलब 1/5, 1/C, 1/C, 1/C का मतलब 1/5, C का मतलब 5। मतलब अब इन दोनों को हटा के हम क्या कर देंगे, इन दोनों को हटा के हम कर देंगे 5 ओम का, 5 माइक्रोफैरेड का संधारित्र है। उसी तरह ये 10 और 10 मिलके कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 10 और 10 मिलके 5 हो जाएगा, ठीक है, 5 माइक्रोफैरेड, ठीक है। अब 5 माइक्रोफैरेड ये, 5 माइक्रोफैरेड ये समांतर क्रम में, समांतर क्रम में होता है तो हम क्या करते हैं बस डायरेक्ट जोड़ देते हैं। तो 5 माइक्रोफैरेड मिला के कितना हो जाएगा 10 माइक्रोफैरेड, ठीक है। 5 माइक्रोफैरेड और 5 माइक्रोफैरेड मिला के कितना हो जाएगा 10 माइक्रोफैरेड। इसका सही आंसर क्या होगा 10 माइक्रोफैरेड, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है कि एक बल न्यूटन की वस्तु को इतने मीटर विस्थापित कर देता है, कृत कार्य होता है, वर्क होता है। जो वर्क क्या होता है, कार्य क्या होता है, कार्य क्या होता है, किसी वस्तु पर लगाए गए बल और बल की दिशा में विस्थापन का डॉट प्रोडक्ट, ठीक है, का डॉट प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट। तो बल कितना है 6i प्लस 3j, 6i प्लस 3j, ठीक है, ये बहुत सिंपल इक्वेशन है। 2i माइनस j,
2i माइनस जे। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट में क्या होता है, आई वाले का आई वाले के साथ मल्टीप्लाई करना रहता है। डॉट प्रोडक्ट हमेशा स्केलर प्रोडक्ट देता है, क्रॉस प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट जो होता है वो हमें वेक्टर क्वांटिटी देता है। ठीक है, तो 6 2 जा 12, आई का आई में मल्टीप्लाई हुआ 12 आ गया। जब भी डॉट प्रोडक्ट होगा आई डॉट आई या जे डॉट जे या के डॉट के जब भी पूछे तो इसकी वैल्यू हमेशा होती है 1, लेकिन आई डॉट जे पूछे या जे डॉट के पूछे या के डॉट आई पूछे, इन सब की वैल्यू कितनी होती है 0। ठीक है, तो आई का आई में हुआ 12, आई का जे में 0, जे का आई में होगा तो 0, जे का जे में होगा तो -3, तो 12 - 3 का मतलब 9 जूल। ठीक है, तो 6 दूनी 12, 3 एकम 3 विस्थापित कर देता है तो कृत कार्य होगा 9 जूल होगा। ठीक है, 6 दूनी 12 3 9 जूल आएगा। इसका आंसर क्या होगा 9 जूल आएगा। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा 9 जूल होगा। एक बल को न्यूटन एक वस्तु को इतने से विस्थापित कर देता है तो कृत कार्य होगा 9 जूल आएगा। ठीक है, इसके बाद ताप जिस पर लौह चुंबकत्व समाप्त हो जाता है तथा पदार्थ अनुचुंबकीय हो जाता है। देखिए लौह चुंबकत्व क्या होता है, चुंबकीय पदार्थ अनुचुंबकीय होता है। ऐसे देखिए जो पदार्थ किसी चुंबक की तरफ आकर्षित हो जाए, जिसे में चुंबकत्व का के फ्लक्स में रखने पे उसके अंदर चुंबकत्व का गुण आ जाए, उसे चुंबकीय कहेंगे। जिसपे चुंबक का कोई असर नहीं होता वो अनुचुंबकीय होता है। अब क्या होता है कि जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं, जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं ऐसे ऐसे पदार्थ का चुंबकत्व गुण कम होने लगता है। कम डिटेल क्यों होने लगता है ये इसके बारे में आपको जानने की जरूरत नहीं है। कम होने लगता है, कम होते होते एक ऐसा टेम्परेचर आता है यहां से बढ़ाने सट से इसका बहुत तेजी से इसका क्या होता है चुंबकीय प्रॉपर्टी गिरती है। तो ये जो टेम्परेचर होता है इसी टेम्परेचर को हम क्या कहते हैं अनुचुंबकीय हो जाता है। ऐसे टेम्परेचर को हम कहते हैं क्यूरी टेम्परेचर। क्यूरी टेम्परेचर के बाद पदार्थ का जो चुंबकीय गुण होता है वो जैसे भी चुंबक है उसको बहुत ज्यादा डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर दे दीजिए। ये अप्रॉक्स डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कितना होता है, ये होता है 476 डिग्री सेल्सियस अप्रॉक्स होता है, 476 477। अगर इतनी डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर हर पदार्थ के लिए अलग अलग होता है और एवरेज बताया 476 डिग्री सेल्सियस इतना टेम्परेचर दे देते तो पदार्थ का चुंबकीय प्रॉपर्टी जो होती है कहीं ना कहीं खत्म हो जाती है। तो ये जो क्यूरी टेम्परेचर कहते हैं जहां पे लौह पदार्थ अनुचुंबकीय हो जाता है। उत्क्रमण ताप किसे कहते हैं, उत्क्रमण ताप किसे कहते हैं, जैसे जनरली क्या होता है जैसे हम 165 मीटर ऊपर जाते हैं, जैसे हम 165 मीटर ऊपर जाते हैं 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम हो जाता है। जैसे उत्तराखंड में जाए हम हिमालय पे चढ़ना शुरू करते हैं तो 165 मीटर ऊपर जाते जाते 1 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर कम होने लगता है। लेकिन कुछ जगहों पे ऊपर जाने के साथ साथ टेम्परेचर बढ़ता है, ऊपर जाने के साथ साथ टेम्परेचर बढ़ता है। तो इसी कहते हैं इनवर्स टेम्परेचर या उत्क्रमण ताप। ये उत्क्रमण ताप होता क्या कितना है, ये होता है अप्रॉक्स 0.61 डिग्री सेल्सियस पर मीटर। ठीक है, कहीं कहीं पे डिग्री सेल्सियस 0.65 डिग्री, कहीं कहीं पे मैक्सिमम क्या होता है ऊपर जाने पे 165 मीटर ऊपर जब जाते हैं आप 165 मीटर ऊपर जाने पे 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर घट जाता है। लेकिन कहीं कहीं पे टेम्परेचर ऊपर जाने पे बढ़ता भी है, तो जहां पे बढ़ता है वहां पे हम कहते हैं उत्क्रमण ताप। केल्विन ताप क्या होता है, केल्विन क्या होता है परम ताप, परम ताप जिसे कहते हैं उसे कहते हैं केल्विन ताप। तो अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है निकाय के ताप में परिवर्तन 50 डिग्री सेल्सियस है, केल्विन स्केल पे ताप में परिवर्तन होगा। ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। आप अगर डिग्री सेल्सियस का याद करना चाहते हैं तो केल्विन इज इक्वल टू 273 प्लस डिग्री सेल्सियस, मतलब 0 डिग्री सेल्सियस, अगर सेल्सियस की वैल्यू 0 डिग्री सेल्सियस है 0 डिग्री सेल्सियस इक्वल टू 273 केल्विन। अब देखिए डिग्री परिवर्तन 50 डिग्री सेल्सियस का है, तो जितना इसमें परिवर्तन होगा 50 डिग्री, मान ले पहले 100 था तो ये था 373 केल्विन। जब ये 150 हो गया तो ये भी उतना ही बढ़ जाएगा, ये 50 और बढ़ जाएगा, ये हो जाएगा 413 केल्विन। ठीक है, 413 केल्विन। अब डिफरेंस कितने का आया, यहाँ भी 50 का आएगा तो यहाँ भी 50 का आएगा। ठीक है, तो डिफरेंस जब भी पूछे कितना कम किया जाता है कितना किया जाता है वो ज्यादा सबका बराबर होगा। लेकिन फ़ारेनहाइट की कंडीशन में चेंज हो जाएगा। फ़ारेनहाइट की कंडीशन में क्यों चेंज हो जाएगा, C इज इक्वल टू K माइनस 273 अपॉन 9 या 5 इज इक्वल टू F माइनस 32 अपॉन 9। ठीक है,
इसमें आप ये बताइएगा कि अगर 50 डिग्री का सेल चेंज करेंगे तो एफ में कितना चेंज होगा। ये थोड़ा सा ये क्वेश्चन, ये फार्मूला आपको बहुत ज्यादा याद रख लेना है। इस C/5 तीन तरह के पैमाने, तीन स्केल होती है। एक होती है आपकी डिग्री सेल्सियस स्केल, एक होती है फ़ारेनहाइट स्केल, एक होती है केल्विन स्केल। एक दूसरे में बदलने के ये फार्मूला, इस फार्मूले को याद कर लेंगे, आपका मैक्सिमम काम हो जाएगा। तीन तार जिनका प्रतिरोध कम से 10 ओम, 20 ओम, 30 ओम में समांतर क्रम में जोड़ेंगे। देखिए प्रतिरोध का समांतर क्रम कैसे जुड़ता है, 1/R इज इक्वल टू 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ठीक है, तो ऐसे जोड़ लीजिए 1/10 प्लस 1/20 प्लस 1/30। शॉर्टकट के चक्कर में ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। 30-20 का आ जाएगा 60, क्योंकि इतना ज्यादा भी टफ नहीं है। ठीक है, 10 का आ जाएगा 6, 20 का 3, 30 का 2, 6, 3, 9, 9, 2, 11, 11/60। इसको ये 1/R इक्विवेलेंट की वैल्यू है। R इक्विवेलेंट की वैल्यू आ जाएगी आपकी 60/11। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 60/11। 30-20 60 है, 10 × 6 6, ठीक है, R इज 60/11। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, तुल्य प्रतिरोध क्या है, 60/11 है। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, 60/11 हो जाएगा। किसी गैस में ध्वनि की चाल तथा गैस के परम ताप T में संबंध होता है। किसी गैस में ध्वनि की चाल तथा गैस के परम ताप T में संबंध होता है। देखिए मैंने आपको पहले ही बताया था, इसके पहले ही बताया था, परम ताप में T में संबंध होता है। V इज इक्वल टू मैंने बताया था, अगर डिग्री सेल्सियस में निकला है तो V0 आप लिखेंगे 273 प्लस T/T करें, 273 करेंगे, ये डिग्री सेल्सियस का होता है। अगर परम ताप में जाना है तो 273 प्लस T क्या हो जाता है, आपका परम ताप हो जाता है T। ठीक है, ये परम ताप होता है। तो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ये प्रोसेस सिंबल होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का, मतलब कि अगर ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा। ठीक है, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट। दाब पे कोई असर नहीं होगा। ठीक है, दाब का कोई असर नहीं होता है। प्रतिरोध E वाले किसी प्रतिरोधकता के सिरों का विभवांतर नियत रखने पर तार में उत्पन्न ऊष्मा अनुक्रमानुपाती होती है। अनुक्रमानुपाती का मतलब प्रोपोर्शनल, जो इसके पहले बताया था। अब आपको एक फार्मूला याद होगा, V²/R × T। ठीक है, R × T। अब यहाँ पे आपको देखना क्या है कि विभवांतर नियत है। ठीक है, अगर विभवांतर नियत नहीं पूछा या बोलता कि प्रतिरोध नियत है, या ये प्रतिरोध नियत है, या बोलते धारा नियत है, धारा नियत रहता तब ये फार्मूला नहीं लगता। फिर आपको V इज इक्वल टू IR लगाना पड़ता। IR का मतलब यहाँ पे लिखते हैं I²R² × T। एक R से एक R कट जाता, ये आता I²RT। देखिए अगर पूछे विभवांतर नियत रखने पर, तो विभवांतर नियत रखने पे H इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/R, या प्रतिरोध इसमें E लिखा है तो 1/E हो जाएगा। ठीक है, 1/E हो जाएगा। लेकिन अगर यही बोलता है, यहाँ विभवांतर की जगह लिखता धारा नियत रखने पर, धारा नियत रखने पर, तो धारा नियत रखने पर ये धारा नियत होती तो H इज प्रोपोर्शनल टू E आता, H R के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता। ठीक है, तो क्वेश्चन है इस तरह से पूछा है, क्वेश्चन में थोड़ा बदल भी सकता है ना। तो विभवांतर वाला आप जान गए, विभवांतर में 1/R होगा, धारा होगा तो डायरेक्टली R होगा। अगर धारा होता तो डायरेक्टली H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E होता, अगर विभवांतर नियत है तो 1/E है। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है, दिया गया लॉजिक चिन्ह प्रदर्शित करता है। ये मॉडर्न फिजिक्स का टॉपिक है। मॉडर्न फिजिक्स का देखिए 4 तरह के गेट होते हैं जो बेसिकली होते हैं एंड और। देखिए एंड का और का सिंबल क्या होता है, और का सिंबल क्या होता है, 2 A एंड B हैं। ठीक है, यहां से दूसरा निकल रहा है, इसको कहते हैं A+B। ठीक है, ये और का है, ये और का है। एंड का क्या होगा, एंड का लॉजिक चिन्ह क्या होता है। ठीक है, ये एंड का लॉजिक गेट होता है, A है B है, ये होता है A.B। ठीक है, नॉट का क्या होता है, नॉट का लॉजिक गेट क्या होता है, ट्रायंगल होता है, ट्रायंगल के आगे इस तरह बड़ा सा लगा रहेगा। ठीक है, ये होगा, बस ये होगा नॉट का, इधर A है, ये किसका है, नॉट का। ठीक है, एंड नॉट, जैसे अब और नॉट लेके बनाता है तो ऑर्ट हो जाएगा, एंड और नॉट लेके बनाता है नैंड हो जाएगा। नॉर बनाना है, मान लीजिए आपको नॉर बनाना है, तो नॉर बनाना है तो इस तरह करेंगे। ठीक है, इस तरह करके इसी में आगे जोड़ देंगे। ठीक है, और इसके बाद इस पे क्या लग जाएगा, बार लग जाएगा। ये क्या होता है, A बार होता है। ठीक है, अब इसमें बनाना है तो इसमें आप क्या बनाएंगे,
इसमें आप आगे निकाल देंगे, आगे लिखेंगे a प्लस बी का बार। इसी तरह नैंड बनाना है, नैंड बनाना है तो और आसान है, आप पहले एंड बना लीजिए, एंड में लाके आगे जोड़ दीजिए नॉट, तो ये बन गया a डॉट बी का बार, तो ये हो गया आपका नैंड। ठीक है, ये आपका नैंड हो गया। तो आपको अब सिंपल से याद हो रहा है ये किसका है, a डॉट बी, a डॉट बी का मतलब एंड, a डॉट बी का मतलब एंड। ठीक है, नॉट का मतलब a बार, और का मतलब a प्लस बी, नैंड का मतलब पहले एंड फिर उस पर से बार। ठीक है, तो ये आपको ये देख के पता चल जाएगा। इसके बाद n द्रव्यमान के कण का संवेग p है, इसकी गतिज ऊर्जा होगी। n द्रव्यमान के कण का संवेग p है, इसकी गतिज ऊर्जा होगी। गतिज ऊर्जा का अभी मैंने फार्मूला बताया था, संवेग और गतिज ऊर्जा का फार्मूला p स्क्वायर इज इक्वल टू 2km। ठीक है, तो गतिज ऊर्जा k इज इक्वल टू आ जाएगी p स्क्वायर अपॉन 2m, p स्क्वायर अपॉन 2m, ये वाला सही इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन संभव है जब प्रकाश चलता है। देखिए प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना क्या है, जब आप परावर्तन या अपवर्तन पढ़ेंगे, अपवर्तन में आपको पढ़ाया जाता है कि जब भी सघन माध्यम से, दो तरीके के माध्यम होते हैं, सघन माध्यम और विरल माध्यम। ठीक है, जब भी विरल से सघन में जाएगा, जब भी विरल से सघन में जाएगा तो विजुस, एक क्या वर्ड याद कर लीजिए, ठीक है, विजुस। तो क्या होता है, जब भी विरल से सघन में जाएगा तो ये अभिलंब की तरफ झुक जाएगा। ये आपका अभिलंब है, ये आपका विरल है, ये आपका सघन है। ठीक है, तो ये इधर से जाएगा तो अभिलंब की तरफ झुक जाएगा, मतलब इसको ऐसे जाना चाहिए था, ये इस तरफ मुड़ गया, ये प्रकाश इस तरफ मुड़ गया। अब देखिए क्रांतिक कोण क्या होता है या पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होता है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन का मतलब है कि ये अपवर्तन नहीं होना है, इसको इसी माध्यम में वापस हो जाना है। क्वेश्चन पूछ रहा है ये इसी माध्यम में कब वापस आएगा, इस माध्यम में तो तब वापस आता जब ये अपने रास्ते से अभिलंब की तरफ नहीं, अभिलंब से दूर जाएगा, अभिलंब से दूर जाएगा। इसका मतलब ये क्या है, ये सघन है, इसका मतलब ये सघन होगा। ठीक है, ये आपका विरल होगा, आपका विरल होगा, आपका ये सघन होगा, ये विरल होगा, सघन और विरल होगा। इसका मतलब अब क्या देखना है, जब भी सघन से विरल में जाएगा, जब भी सघन से विरल में जाएगा तो जिधर जाना चाहिए था उससे दूर हटेगा, उससे दूर हटेगा। तो थोड़ा सा दूर हटा, फिर हमने और तिरछे डाली और दूर हटा, फिर हमने और तिरछे डाली, तो ये क्या हो गया, इस कोण पे निकल गया, एकदम मुड़ा नहीं, पूर्ण आंतरिक परावर्तन नहीं हुआ, पूर्ण आंतरिक परावर्तन नहीं हुआ, लेकिन अभी भी पूर्ण आंतरिक परावर्तन नहीं हुआ। ठीक है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन अभी भी नहीं हुआ, सघन से विरल में जाने पे इसी पे चला गया। तो ऐसा इंसिडेंट एंगल, ऐसा आपतित कोण जिसके लिए अपवर्तन कोण 90 डिग्री हो, इसे कहते हैं क्रांतिक कोण। इसको कहेंगे आईसी हो जाएगा, क्रिटिकल एंगल, क्रांतिक कोण। अब फिर हम क्रांतिक कोण से अधिक कोण पे डालेंगे तो वो उसे सेम माध्यम में वापस चला जाता है, इसे कहते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ठीक है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो ये कब होगा, जब सघन से विरल में जाएगा, सघन से विरल में जाएगा। ठीक है, सघन से विरल। अब इसमें चेक करना सघन कौन है, विरल। सघन मतलब जो घना हो, पास पास हो, विरल, रल मतलब दूर दूर हो, विरल हो। तो इसमें वायु क्या है, वायु क्या है, वायु और जल। देखिए कोई एक सघन या विरल होता नहीं, एक दूसरे के सापेक्ष देखा जाता है। तो हमें किसमें जाना है, सघन से विरल में जाना है। वायु से जल, जल ज्यादा विरल है। ठीक है, वायु से कांच, कांच वायु से जल में, जल क्या है, सघन है, वायु के कंपैरिजन में क्या है, सघन है। वायु से कांच में, वायु के कंपैरिजन में कांच भी सघन है। ठीक है, जल से कांच में, तो जल के कंपैरिजन में कांच सघन है। कांच से जल में, कांच के कंपैरिजन में जल क्या है, विरल है। तो यही है सघन से जो विरल में जा रहा है, तो यही आपका आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, ये आपके टोटल क्वेश्चन थे। तो दो चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को क्यों नहीं काटती हैं, क्योंकि जहां पे काटेंगी वहां पे दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं और वहां पे चुंबकीय के दो दिशाएं प्रदर्शित होंगी जो कि वास्तव में संभव नहीं है, तो एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं। ठीक है, प्रकाश की किस रंग की चल के फोकस दूरी अधिकतम होती है, लाल के लिए, किसके लिए न्यूनतम होगी, बैगनी के लिए। ठीक है, किसके लिए न्यूनतम होगी, बैगनी के लिए। इसका क्या है, एफ पी इज इक्वल टू एफ अपॉन ए, पी इज इक्वल टू एफ अपॉन ए, याद रखिएगा। दूसरा इसमें यूनिट का बहुत ध्यान दीजिएगा, यूनिट का बहुत ध्यान दीजिएगा, यूनिट बहुत जरूरी है। ठीक है,
इसके बाद अगला क्वेश्चन है गतिज ऊर्जा में भी वृद्धि का फार्मूला पूछे तो आपको पहले उसके बीच का संबंध ज्ञात करना है। संबंध ज्ञात करने के बाद पावर का इस तरीके से फैक्टराइजेशन कर देना है। ठीक है, ताप ध्वनि की चाल 332, दाब का कोई असर नहीं होता। किसका असर होता है? माध्यम का घनत्व और प्रत्यास्थता पे ताप का असर होता है। ताप के अंडर रूट प्रोपोर्शनल होते हैं, मतलब डायरेक्टली अंडर रूट के प्रोपोर्शनल होता है। इसके 5 संधारित्र जिन्हें प्रत्येक की धारिता 10 माइक्रोफैराड है। जब भी देखिए पहले की चीज याद भी कर लीजिए कि धारिता की यूनिट, संधारित्र की यूनिट क्या होती है? माइक्रोफैराड होती है। दूसरा, जैसे हम प्रतिरोध को समांतर में जोड़ते थे वैसे संधारित्र को श्रेणी में जोड़ेंगे। जैसे प्रतिरोध को श्रेणी में जोड़ते थे वैसे संधारित्र को समांतर में जोड़ेंगे। ठीक है, ये व्हीटस्टोन ब्रिज का केस है। ये अगर इनका रेशियो बराबर है तो बीच वाला रहे या ना रहे उसका कोई भी मतलब नहीं है। ठीक है, इसके बाद बल W = F.S होता है। I वाले का I मल्टीप्लाई होगा 6 2 9 12, 3 1 जा 9, तो ये कितना आ जाएगा? 12 - 3 जा 9 जूल आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद का क्वेश्चन क्या है? इसके बाद का क्वेश्चन है वह ताप जिस पर लौह चुंबकत्व समाप्त हो जाता है। जब किसी का टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो उसका चुंबकीय प्रकृति कम हो जाती है, और चुंबकीय प्रकृति कम होती है तो जहां पे उसका चुंबकीय प्रकृति खो जाती है उसी कहते हैं क्यूरी टेम्परेचर। ठीक है, उत्क्रमण ताप क्या होता है? जनरली 165 मीटर ऊपर जाने पे टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस डाउन होता है, बट कहीं कहीं पे जब हम ऊपर जाते हैं तो टेम्परेचर बढ़ता भी है। ऐसे टेम्परेचर क्या कहते हैं? उत्क्रमण ताप कहते हैं। ठीक है, निकाय के ताप में परिवर्तन 50 डिग्री सेल्सियस है। जब डिग्री सेल्सियस और केल्विन का पूछे तो दोनों में चेंज बराबर का होता है। अगर फ़ारेनहाइट का पूछे तो हम इस फार्मूले से निकालेंगे C/F = F - 32/9 और इस तरह K - 273/5। 3 तार जिनका प्रतिरोध 10 ओम, 20 ओम तथा 30 ओम है, तो समांतर क्रम में जोड़े। समांतर क्रम का यह फार्मूला होता है 10 20 30 आप लगा देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है किसी गैस में ध्वनि की चाल तथा गैस का परंताप T में संबंध, इसके पहले मैंने आपको बता दिया था। ठीक है, तो देखिए अब इसमें क्या है कि अगर विभवांतर नियत है तो ये वाला फार्मूला लगाएंगे, यहाँ R की जगह E रख देंगे। अगर धारा नियत है तो V को पहले ओम ला, V = IR ओम ला होता है। ठीक है, इस तरह V को पहले IR में बदलेंगे, तो H = I² RT आ जाएगा। H आ जाएगा आपका I² RT आ जाएगा। अब इसमें I अगर I नियत है तो H का मान E के अकॉर्डिंग बदलेगा या प्रतिरोध के अकॉर्डिंग बदलेगा। तो यहाँ पे ये आंसर सही हो जाएगा। धारा नियत रखने पे ये वाला आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है लॉजिक गेट। लॉजिक गेट का मैंने आपको बता दिया। आपको एंड का क्या होता है? एंड का होता है A.B, नॉट का होता है A बार, और का होता है A+B, नैंड का होता है एंड पे आप बार लगा दीजिए। ठीक है, एंड पे आप बार लगा दीजिए। तो ये लॉजिक चिन्ह है किसका? एंड का। ये है और का, ये है एंड का, ये नॉट का है, वो नैंड नॉर का है। देखिए उससे मिलते जुलते क्वेश्चन हमेशा आएंगे। कल का समय इसी गतिज ऊर्जा इस तरह के कई क्वेश्चन में लगवा चुका हूं। P = क्या, ये यूपी टेट का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप ये तो तीनों फार्मूले याद रखिएगा। गतिज = 2mv²। ठीक है, P = m.v। ठीक है, संवेग परिवर्तन की दर लगाएगा बल के बराबर होती है, इसको भी याद कर लीजिएगा। ठीक है, ΔP/T, और एक फार्मूला याद कर लीजिएगा जो इन दोनों के फार्मूले से निकलता है, P = 2km। ये चारों फार्मूले अपने दिमाग में बैठा लीजिए कि बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ठीक है, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन संभव है। विरल से सघन में जाएगा तो विलंब की तरफ झुक जाएगा। पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के लिए दूर जाना पड़ता है, इसका मतलब सघन से विरल में जाएगा तभी दूर होगा। तो सघन से विरल, इसमें सघन कौन है, विरल कौन है, वो देख लिए। सघन जो पास होता है, वायु से जल में पास कौन होगा? जल का। जल सघन हो गया, मतलब विरल से सघन में गया नहीं, सघन से विरल देखना है तो कांच से जल में जाएगा। ठीक है, इसका आंसर ये। तो ये सारे प्रश्न है जो कहीं ना कहीं आपके यूपी टेट के 2017-18 के पेपर में पूछे गए हैं। अब मैं इसके पहले का लास्ट सीरीज लेके आऊंगा जो पूरे 2013-14 के पेपर हैं। जितने भी क्वेश्चन पूछे गए मैं उन क्वेश्चनों को हटा देता हूं। जैसे इसमें से कुछ क्वेश्चन है जो 2-3 बार रिपीट कर चुके हैं। जैसे ये क्वेश्चन ये 2022 में भी आया है। ठीक है, 2018 में भी आया हुआ क्वेश्चन है। तो ये सारे क्वेश्चन है, इनसे मिलते जुलते क्वेश्चन आपको हमेशा पूछे जाते हैं। ये क्वेश्चन 1-2 बार और पूछ चुका है। ठीक है, तो इन सारे क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करते रहिए। आपको कोई डाउट फंस रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। एक कमेंट बॉक्स में व्हाट्सएप टेलीग्राम नंबर भी है, वहां भी पूछ सकते हैं। आपको टोटली हेल्प की